नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। दोस्तों, आज हमारा देश नेपाल नया प्रधानमंत्री पाने जा रहा है। कुछ ही देर में शेर बहादुर देउबा जी 5वें प्रधानमंत्री के रूप में, अपने 5वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इस बार का शपथ जन आदेश का शपथ नहीं, ये अदालत का है। सर्वोच्च अदालत कल एक बहुत बड़ा फैसला करके राष्ट्रपति को सीधा आदेश दिया है कि तुम, आज का डेट है, 5 बजे तक शेर बहादुर देउबा को शपथ ग्रहण दिलाओ। इधर उधर करने का कोई भी रास्ता नहीं है। उन्होंने सभी हाथ पैर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का काट दिया है और उसके बाद कहा है कि अब तुम केवल शेर बहादुर देउबा को ही प्रधानमंत्री बनाओ। और आज उसी के तहत, इस महा आदेश के तहत, जिसे परम आदेश कहा गया है, उसके तहत शेर बहादुर देउबा जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा ओली साहब का? तो ओली साहब तो ऑलरेडी जब विघटन कर दिए तो वो प्रधानमंत्री तो काम चलाऊ थे। लेकिन आज से एक जोड़ी 41 महीना से चल रहा था, वह जोड़ी बिखर रही है। यानी कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी का। आज तक अगर देखा जाता है तो विद्यादेवी भंडारी ने वो सभी काम पूरा की जो केपी शर्मा ओली कहते थे। अंत तक, लास्ट में भी जब शेर बहादुर देउबा का 146 सांसदों का 149 सांसदों का जब पहुंचा सिग्नेचर, तो उसको भी उन्होंने अमान्य कर दिया और संसद विघटन कर दिया। लेकिन आज केपी शर्मा ओली अपने पुराने निवास वापस जा रहे हैं और शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो शेर बहादुर देउबा का स्थिति यह है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति भी भली भांति उसको पूरा की और तुरंत शेर बहादुर देउबा जी को खबर किया कि आप प्रधानमंत्री का शपथ लेने आइए। और शेर बहादुर जी लग गए अपने काम में। मंत्रिमंडल कैसे बनेगा उस पर विचार विमर्श हुआ और संभवतः आज कुछ मंत्री लेकर यह शपथ लेंगे। इनका प्रयास है कि ये चाह रहे थे कि सभी दल आवे, इसमें माधव नेपाल जी को भी आमंत्रित किया गया, लेकिन माधव नेपाल जी इनकार कर गए। तो अब देखना है कि उपेंद्र जी के पक्ष से और प्रचंड जी के पक्ष से कौन सा आता है, और ये सभी मिलकर आज ये मंत्रिमंडल बना लेंगे। तब हुआ क्या? केपी शर्मा ओली साहब क्यों उनको आदेश देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को? तो इसके पीछे, इस पर अगर समीक्षा किया जाए तो आज की अगर हम सभी पत्रिका उल्टा लें तो एक स्वर से सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत किया गया है और है भी, स्वागत करने योग्य भी है कि जब अगर प्रधानमंत्री कोई रास्ता, या तो निरंकुश का रास्ता या तानाशाह का रास्ता पकड़ता है, तो उस पर अंकुश कौन लगाएगा? तो यहाँ व्यवस्थापिका भी चली गई
व्यवस्थापिका पर कार्यपालिका हावी हो गया और आज कार्यपालिका खत्म हो गया। न्यायपालिका को बाध्यतावश यह आदेश देना पड़ा है कि अब प्रधानमंत्री इस तरह नियुक्त होगा। और न्यायपालिका ने इतना तक कहा है कि जो 149 सांसद का सिग्नेचर था देवबा जी के पक्ष में, उस पर अब कोई व्हिप भी नहीं लगेगा। यानी कि अब पार्टी का व्हिप इस सांसद पर नहीं लगेगा। ये जिसको चाहेंगे उसको वोट दे सकते हैं। यहाँ तक यह सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो फैसला सुनाया है उसके पक्ष में किया है। तो अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ आगे आकर अपना फैसला सुना चुकी है। अब इसके पक्ष विपक्ष में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो जहाँ तक वर्तमान प्रधानमंत्री जो है अभी तक ओली जी के पक्षधर है, उसका एक भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत नहीं किया है और वह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपना अधिकार को हनन करके आगे बढ़ के आई है। यह अप्रत्याशित है, लेकिन सबों ने कहा है कि हम इस फैसला को स्वीकार करते हैं, हम मानेंगे इस फैसला को। अब इसी में आइए, आज हमने 2 पत्रिका का सहारा लिया है इसमें, जिसमें एक है नया पत्रिका। नया पत्रिका ने तो सीधा आज विशेष संपादकीय में लिख दिया है कि सनक माथी विधि को जीत। यानी कि जो सनक गया है, सनकी के ऊपर कानून की जीत हुई है यह। और उसने यह आरोप भी लगाया है कि व्यवस्थापिका को तहस नहस कर दिए ओली साहब, और उसके बाद में कार्यपालिका को भी तहस नहस कर दिए, और लास्ट में ओली जी न्यायपालिका को भी धमका रहे थे और उसको भी बर्बाद करने के पक्ष में लगे हुए थे। इस पर ये 5 न्यायाधीश ने जो फैसला सुनाया है, यह बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। और सचमुच देखा जाए तो इस तरह का निर्णय आज तक यहाँ के इतिहास में कभी नहीं आया था कि तुम इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करो। स्वाभाविक है कि देखिए, प्रधानमंत्री नियुक्त करना अदालत का काम नहीं है। प्रधानमंत्री नियुक्त करना तो जनादेश का काम है और वह कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अंतर्गत आता है। लेकिन प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का आदेश जो आया है न्यायपालिका से, इससे ओली पक्षधर बिल्कुल अचंभित है। ये लोग कह रहे हैं कि, और स्वयं देवबा जी के पक्षधर भी, इतना उनको नहीं लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट यह आदेश आ जाएगा जो देवबा जी को प्रधानमंत्री ही बनाओ। वो लोग को लग रहा था कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आएगा कि अब संसद को पुनर्जीवित कर दिया जाएगा और संसद से अब अपना प्रधानमंत्री नियुक्त होंगे। लेकिन न्यायपालिका को यह लगा कि ये अब संसद से भी नहीं होने वाला है, इसलिए वो एक स्टेप आगे आकर यह आदेश दिया है। यहीं तक न्यायपालिका यहाँ तक नहीं, उसने जो व्हिप को रोक दिया है कि व्हिप भी नहीं लगेगा। तब आप समझ लीजिए कि न्यायपालिका कितना आक्रोशित होकर यह आदेश दिया है। इतना ही नहीं, न्यायपालिका ने अपने आदेश में जो महान्याय अधिवक्ता और जो सरकारी वकील बहस किया है, उसको भी सचेत करवाया है। उसकी भाषा पर उसने कहा है, टिप्पणी किया है कि जो महान्याय अधिवक्ता है, जो सरकारी वकील है, वह उनकी भाषा मर्यादित नहीं थी। जबकि महान्यायाधिवक्ता तो सब जानता है कि ये सरकार के तरफ से रहता है, और सरकारी वकील अगर सरकार का बहस नहीं करेगा तो वो किसका बहस करेगा।
तो ये आरोप जो है सो सुप्रीम कोर्ट लगा रहा है। अब 41 महीना पहले जब केपी शर्मा ओली आए तो उस समय ओली साहब इतना अपार बहुमत लेकर आए थे, यानी कि वो 2/3 बहुमत के इर्द गिर्द थे, और उस इर्द गिर्द में इनको इतना ताकत मिल गया जो ये अपना संतुलन बना के नहीं बैठ पाए। काम भी किए, काफी काम किए। जब ये प्रधानमंत्री बनने वाले थे कि भारत से एक प्रतिनिधि मंडल गठन कर दिया गया विदेश मंत्री के नेतृत्व में, और वह आकर इनसे वार्ता किया, तो इतना जब सम्मान किया है उस समय, उस चीज को मेंटेन करने में ये पीछे पड़ गए। लेकिन जब अंत समय में जब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने वाला था, तो उस समय ओली साहब अपनी कुछ गलती जरूर सुधार किए। इनको कहीं बाहर से धक्का लगा है ऐसी बात नहीं है। इनकी अपनी पार्टी से ही एक फैक्शन जो माधव नेपाल नेतृत्व कर रहे थे, वही अलग होकर और उन्हीं का 26 सांसद जो है वो जाकर देवबाजी में सही किए थे, और उसके कारण देवबाजी की सरकार गिरी है। माधव नेपाल से लास्ट में आकर ये केपी शर्मा ओली ने माधव नेपाल जी का हर बात मान लिया, और मानकर दोनों में एकीकरण का 12 बजे रात में एक अनुबंधन जारी किया गया, और उसमें इतना में तो सफल हो गए ओली साहब माधव नेपाल से भी लिखवाने में कि अब हम एक होकर रहेंगे। लेकिन माधव नेपाल अंत तक अड़े रह गए कि हम अपना सिग्नेचर वापस नहीं लेंगे, और हम केपी ओली प्रवृत्ति के विरोध में है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट को कोई असर नहीं पड़े, इसके लिए हम ये काम नहीं करेंगे। आखिर हुआ भी वही, और सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर दिया। तो अब जो है ओली जी का अगर हम करते हैं समीक्षा, तो ओली साहब जो काम का रवैया बढ़ता गया और उससे उनमें जो पहले स्वाभिमान पैदा हुआ, यह स्वाभिमान जो है और स्वाभिमान बाहर दिखने लगा। तो स्वाभिमान जब बाहर दिखता है तो वह अभिमान में परिणत हो जाता है, और वह अभिमान के तहत यह इतना निर्णय करने लगे कि इनके अपने चारों ओर जो थे वही नाराज हो गए, और उसी के तहत ये 23 सांसद इनसे फुट गए हैं, और जिसका नतीजा आज ओली साहब को भुगतना पड़ रहा है। तो ये कहीं बाहर से इनकी कुर्सी नहीं गई है, इनकी कुर्सी अपनों से गई है। हम आपको याद दिला दें, जब इंदिरा गांधी थी भारत में, तो उस समय इंदिरा गांधी को छोड़ के जगजीवन राम निकल गए। तो जब चुनाव हो रहा था तो तारकेश्वरी सिन्हा का एक सभा था, और वही तारकेश्वरी सिन्हा एक शेर सुनाई थी। मैं वही शेर इनके लिए आज उपयुक्त हो रहा है, मैं सुना रहा हूं आपको। इस घर को आग लग गई घर की चिराग से, क्योंकि न हमने रखे थे दीपक संभाल के। तो ओली साहब के बारे में इतना ही। अब आइए, अब हम बात करते हैं देवबा जी का। देवबा जी जो आज 5वीं बार बन रहे हैं प्रधानमंत्री, तो ये तो सभी चीज देखे हुए हैं, और इनको अगर कहा जाए तो 149 संसद का इनको समर्थन अभी तक प्राप्त है। अब आने वाले दिन में 149 रहेगा या नहीं, चूंकि 146 सांसद तो इनके साथ सुप्रीम कोर्ट में गया था,
लेकिन अब जो फैसला हो गया है तो ओली साहब तो एक अनुबंधन करवा लिए हैं माधव नेपाल से, तो माधव नेपाल जी अब इनको साथ देंगे या नहीं। तो अब इनको 1 महीना के अंदर 30 दिन के अंदर इनको लेना है, उसमें बहुमत साबित करना है। तो बहुमत में इनको मिल पाएगा या नहीं। अब बहुमत में तभी हो पाएगा जब इनका वो पुराना 23 सांसद माधव नेपाल ग्रुप यानी कि केपी शर्मा ओली के पार्टी का अगर इनको देते हैं तब, और उसके बाद जो हमारे उपेंद्र जी हैं उनका। तो यह थोड़ा सा आगे का दिन में देखने वाली बात है। तो मैं आज फिर एक कांतिपुर का भी ले रहा हूं, और उस कांतिपुर ने भी अपना संपादकीय में लिखा है, उसका हेडिंग है भस्मासुर पथ रोकने ऐतिहासिक परमा आदेश। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कह रहा है कि ये ओली साहब भस्मासुर हो रहे थे और उसको रोकने के लिए यह लिया गया है। तो इसमें आपको जब आगे आता है तो ये अपनी पुरानी आदत है कांतिपुर का, और वह इसमें नहीं छोड़ा है। उसने स्पष्ट रूप से फिर एक बार अपने पड़ोसी राष्ट्र पर को सचेत करवाया है कि इस परम आदेश से उसको भी सबक मिलना चाहिए। जब बहुत को सबक मिला है तो उसको भी मिलना चाहिए। उसका कहना है कि ओली प्रवृत्ति को दुरुत्साहन करने के लिए विदेशी शक्ति को भी पाठ सीखना चाहिए इससे। चूँकि कैसे इसको किया गया है, उसका नेपाली में है, मित्र मुलुक को लोकतन्त्रलाई सबैले स्वाभाविक गतिमा संविधान सम्मत ढंगले अघि बढ्न दिनुपर्छ, अन्यथा नेपालको राज्य प्रणाली यस्ता षड्यन्त्रलाई परास्त गरेर अघि बढ्न सक्षम छ भन्ने सन्देश पनि यो फैसलाले दिएको छ। मतलब ये मित्र राष्ट्र में और किसी को नहीं, भारत को बता रहा है कि हमारा देश है तो हमारा जो संविधान है उसको तुम फलने फूलने दो, तुम इसमें हस्तक्षेप नहीं। इनको लग रहा है कि भारत से हस्तक्षेप हुआ है, और उस पर ये शुरू से लिखते आ रहे हैं, यहाँ भी वो लिख दिए हैं। और अब उन्होंने यह भी बताया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, क्योंकि 167 पृष्ठ का यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यह एक नेपाल में नजीर बन गया है। अब आने वाला प्रधानमंत्री के लिए यह एक अच्छा लेसन है कि वो आगे क्या करेगा। तो अब देवपा जी, और जैसे ही ये खबर बाहर आई तो देश में एक और तो ओली के कुछ आक्रोशित जो छात्र संघ के नेता सब हैं वो प्रदर्शन करने लगे। अदालत के खिलाफ लगाया गया नारा कि अदालत के फैसला नहीं मानेंगे। वहीं दूसरी ओर दीपावली मनाई गई, और बहुत ही जैसे इसमें इनके समर्थक जो हैं शेर बहादुर देवबा जी के, या इस गठबंधन में जो प्रचंड जी के हैं या उपेंद्र जी के हैं, ये सब अपना तबला बजाने लगे और इतने खुश नजर आ रहे हैं जैसे कि मान लो कि ऊपर से कुछ देवता वहां से अमृत लेकर इनके हाथ में भेज दिया हो। चूंकि अब देखना तो यह है कि ये वही शेर बहादुर देवबा है और वही प्रचंड जी हैं जो आज कुछ दिन पहले, जब पहले प्रचंड और देवबा जी सत्ता बनाने, सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो शेर बहादुर देवबा ने बहुत कोशिश किया, लेकिन प्रचंड आश्वासन देते देते वो जाकर ओली जी में मिल गए और ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और ना ही चुनाव प्रचंड जी के साथ लड़ पाए। और वही देवबा जी हैं जो कि प्रचंड के माओवादी के अनाउंस किए हुए थे
कि इसको गर्दन काट के लाने वालों को पुरस्कार घोषणा किए हुए थे, और आज वही देवबा जी के साथ प्रचंड जी जा रहे हैं। और समाज ये इनकी उपेंद्र जी की पार्टी तो स्वाभाविक है, ये तो गठजोड़ पर ताना तान पर चलने वाली पार्टी है। कुछ दिन महंत ठाकुर के पक्ष में सांसद थे, अभी अब हो सकता है अब सांसद उधर चले जाए, लेकिन इनकी पार्टी अब करीब करीब टूटने के कगार पर है और इन लोगों ने लिख कर दे दिया है। तो बाहर हल्ला है कि अब महंत जी का क्या होगा। तो साहब ये राजनीति है, और राजनीति में कल क्या होगा वह किसी को नहीं मालूम है। जो आज हो रहा है वो किसी को पता नहीं था कि ऐसे ही होगा। आज न्यायालय प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, ये चीज किसी को मालूम नहीं था, लेकिन आज न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त हो गया। तो यही चीज है कि उपेंद्र जी के भी पक्षधर बहुत ज़्यादा उत्साहित है, और बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि एक समर्थक ने तो यहाँ तक लिखा फेसबुक पर कि हम लोगों को कृष्ण भगवान का यह वरदान मिला है, और कृष्ण भगवान का साक्षात ये आशीर्वाद है। हाँ, तो वो आने वाला दिन दिखाएगा कि क्या है। फिलहाल उपेंद्र जी की पक्ष जो रखा है उनकी जीत जरूर हुई है, लेकिन यह समय दिखाएगा कि यह ऊंट किधर करवट लेता है। कि चूंकि इनके लिए कल एक फेसबुक पर एक बहुत अच्छा शेर लिखा गया है, मैं आपको वही पढ़कर सुना देता हूं कि तुझसे पहले जो तख्त नसी था, तुझसे पहले जो तख्त नसी था, उसे भी खुदा होने का उतना ही यकीन था। तो मित्रों, आज हम इतना ही रखते हैं। आज देश नया प्रधानमंत्री पा रहा है, और करीब करीब शेर बहादुर देवबा जी 5वें प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और उनका हम भी स्वागत करते हैं। और आप सब को भी हम बधाई देते हैं, और आप अभी भी हम वही सतर्क करवाएंगे कि कोरोना गया नहीं है, कोरोना है ही। अपने को संभालिए और अपने को सतर्क होकर रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।